नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने ISO IEC 17025 का क्लोज नंबर थर्ड सब क्लोज 3.1 से लेकर 3.5 तक कंप्लीट किया था। इस नए वीडियो में सब क्लोज 3.6 से 3.9 तक कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। सब क्लोज 3.6 लैबोरेटरी body that performs one or more of the following activities: testing, calibration, sampling, associated with subsequent testing and calibration। कोई बॉडी जो नीचे गए एक्टिविटी में से एक या एक से अधिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है वह लेबोरेटरी कहलाता है। नीचे जो एक्टिविटी दिया गया है वह है टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सैम्पलिंग, एसोसिएटेड विथ सब्सिक्वेंट टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। एक तो टेस्टिंग है, दूसरा कैलिब्रेशन है, तीसरा सैम्पलिंग है। बट सैम्पलिंग एसोसिएटेड होना चाहिए किसी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन के साथ। इस तीनों टर्म को नीचे डिफिनीशन के माध्यम से इसे आसानी से समझते हैं। टेस्टिंग, it is the process of evaluation a system or component with the intent to find whether it satisfies a specified requirement or not। टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी सिस्टम या कंपोनेंट का इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है यह चेक करना कि वह सिस्टम या कंपोनेंट किसी खास रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन इज अ documented comparison of the measurement device to be calibration against a traceable reference calibrator or device। कैलिब्रेशन प्रोसेस में एक मेजरमेंट डिवाइस जो किसी लैब के अंदर में वर्किंग कंडीशन में होता है उसका एक उससे ज़्यादा एक्यूरेसी वाले ट्रेसेबल रेफरेंस कैलिब्रेटर या डिवाइस के साथ कंपैरिजन करके यह पता लगाया जाता है कि मेजरमेंट डिवाइस जो लैब के अंदर वर्किंग कंडीशन में है उसका एक्यूरेसी विथ इन लिमिट में है या नहीं। मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, लेकिन टाइम के साथ उसकी एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते रहते हैं, तो एक निश्चित समय के अंतराल आपके इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा एक्यूरेसी वाले एक ट्रेसेबल रेफरेंस इक्विपमेंट से या एक ट्रेसेबल रेफरेंस डिवाइस के थ्रू आपके इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन किया जाता है, जिससे आपके इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी का सत्यापन हो सके। थर्ड पॉइंट इज सैम्पलिंग। इट इज द सिलेक्शन ऑफ ए सबसेट, ए स्टैटिस्टिकल सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम विद इन अ स्टैटिकल पॉपुलेशन टू एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। एक बड़े पॉपुलेशन में से बहुत छोटा सा का सिलेक्शन करना जिससे उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का सही आकलन किया जा सके। इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। मान लीजिए किसी बिस्किट कंपनी के किसी खास बिस्किट के फ्लेवर में कोई कंप्लेन आया, तो अगर इस स्थिति में सैम्पलिंग करना है तो एक सैम्पलिंग कंपनी अलग अलग दुकानों से अलग अलग जगहों पे जाकर उस बिस्किट के सैंपल को इकट्ठा करेगा, फिर उसको मिक्स करके बहुत थोड़ा सा नमूना लेकर किसी टेस्टिंग लैब को भेजेगा। सैम्पलिंग इसी प्रक्रिया को कहते हैं। सब क्लोज 3.7 डिसीजन रूल, rule that describe how measurement uncertainty is accounted for when stating conformity with a specified requirement। जब स्टैटिक कन्फर्मिटी का केस हो तो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को अकाउंटेंट कैसे करें, इसको डिस्क्राइब करता है। व्हाट आर योर रूल फॉर टेकिंग मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इनटू अकाउंट व्हेन प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट कन्फर्मिटी। बिफोर थिंक अबाउट डिसीजन रूल वी नीड टू फर्स्ट डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी। यहाँ दो अलग अलग टर्म दिए गए हैं, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एंड स्टैटिक कन्फर्मिटी। चलिए सबसे पहले इस कन्फर्मिटी को जान लेते हैं। स्टैटिक कन्फर्मिटी या स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी
स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी को जानने से पहले कन्फर्मिटी को जानते हैं। कन्फर्मिटी इज अ कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड रूल और लॉ। जब स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड लॉ को कंप्लायंस किया जाता है या फॉलो किया जाता है तो उस स्थिति को कन्फर्मिटी कहेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी। A statement of conformity is an expression that clearly describes the state of compliance or non-compliance to a specification, standard or requirement. Statement of conformity ऐसा expression है जो clearly describe करता है कि specification, standard और requirement को compliance किया जाता है या नहीं। यानी हमारा जो रिजल्ट्स है वो कंप्लायंस है या फिर नॉन कंप्लायंस है। कन्फर्मिटी असेसमेंट को हम पास या फेल या इन टॉलरेंस या आउट टॉलरेंस के द्वारा दिखा सकते हैं। टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी: ए कंप्लायंस, बी नॉन कंप्लायंस, सी इनडिटरमिनेट। इस पिक्चर को देखें, यहाँ एक अपर लिमिट है। अगर हमारा रिजल्ट अपर लिमिट के ऊपर आता है तो वो फेल होगा और अगर अपर लिमिट से नीचे रहता है तो वो पास होगा। जैसे यह देखिए, यह एवरेज रिजल्ट है जिसका मीन अपर लिमिट से नीचे है तो यह पास है, पासेज विथ लिमिट। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमारा एवरेज रिजल्ट यहाँ रहता है जो कि अपर लिमिट से ऊपर है तो ये फेल होगा, फेल्स एक्सीड लिमिट, क्योंकि यह लिमिट को एक्सीड कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ हमारा रिजल्ट अपर लिमिट के ऊपर या नीचे फ्लैक्चुएट करता है और इसका मीन अपर लिमिट के नीचे है तो यह इनडिटरमिनेट के केस में आएगा। रिजल्ट पास होगा बट ओवरलैप्स लिमिट होगा। सेकेंड केस में अगर हमारा रिजल्ट अपर लिमिट के ऊपर फ्लैक्चुएट करता है और उसका मीन अपर लिमिट के ऊपर हो तो यह भी इनडिटरमिनेट के केस में होगा, रिजल्ट फेल होगा बट ओवरलैप्स लिमिट होगा। तो इस कंडीशन में हमें डिसीजन रूल की जरूरत पड़ती है। डिसीजन रूल ऑप्शन: द 3 ऑप्शन लिस्टेड बिलो यूज्ड बाय लैबोरेटरी। कोई भी लैबोरेटरी अपने रिपोर्ट के ऊपर 3 तरह से डिसीजन रूल का यूज करता है। पहला, जिसमें वह अनसर्टेनिटी को दिखाता है। सेकंड में वो अनसर्टेनिटी को नहीं दिखाता। तीसरे में वो कोई स्टेटमेंट नहीं देता। फर्स्ट देखते हैं, टेक अनसर्टेनिटी इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग कन्फर्मिटी स्टेटमेंट। जब भी हम कन्फर्मिटी स्टेटमेंट को बनाते हैं तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी को लेते हैं। अनसर्टेनिटी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर रिजल्ट्स प्लस माइनस अनसर्टेनिटी का वैल्यू अपर लिमिट से नीचे आता है तो वो पास होगा। पास इनडिटरमिनेट: रिजल्ट्स आर विद इन लिमिट but overlap when expanded uncertainty is taken into account। रिजल्ट जो है वो अपर लिमिट के अंदर है बट अगर एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं तो वह रिजल्ट ओवरलैप हो जाता है, तो वहाँ पे पास इनडिटरमिनेट का केस बनेगा। फेल इनडिटरमिनेट: रिजल्ट एक्सीड लिमिट्स बट ओवरलैप व्हेन एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी इज टेकन इनटू अकाउंट। रिजल्ट जो है वो अपर लिमिट को एक्सीड करता है बट एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी को अगर ऐड करते हैं तो वह ओवरलैप हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, फेल: अगर रिजल्ट प्लस माइनस एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी एक्सीड लिमिट देन वह फेल होगा। सेकेंड पॉइंट, जब हम अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करेंगे। डू नॉट टेक अनसर्टेनिटी इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग कन्फर्मिटी असेसमेंट। एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 केस बनेगा, या तो पास होगा या फिर फेल होगा। रिजल्ट्स विथ इन लिमिट, रिजल्ट एक्सीड लिमिट। थर्ड पॉइंट, डू नॉट मेक कन्फर्मिटी स्टेटमेंट। कई बार ऐसा केस होता है कि लैब कोई कन्फर्मिटी स्टेटमेंट नहीं देती, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ कन्फर्मिटी टू स्पेसिफिकेशन आर नॉट मेड और implied in this report. Review the reports, review the results, expanded uncertainty and specifications to ensure they meet your requirement.
डिसीजन रूल के अंदर में अनसर्टेनिटी मेजरमेंट का भी टर्म आया है। तो जानते हैं अनसर्टेनिटी मेजरमेंट क्या होता है। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इज एन एरर विच इज क्वालिफाइड बाय अनसर्टेनिटी विथ ईच मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट एक तरह से एरर है जो यह बताता है कि प्रत्येक मेजरमेंट के अंदर में कितना अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होने का क्या कारण हो सकता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उससे भी हमारे मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है। पर्सन सेंस, पर्सन से अगर कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए पर्सन का दिमाग कहीं और है और वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे गलती अगर होती है तो उससे भी अनसर्टेनिटी आता है। लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट की कमी है या इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी है तो इसके कारण भी अनसर्टेनिटी आती है। इंस्ट्रूमेंट में कमी कैसे हो सकता है, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग एक्यूरेट नहीं है तो वहाँ अनसर्टेनिटी आएगा। या हो सकता है हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके कारण हम कुछ वैल्यू अपने मन से कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके कारण रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आती है। कई बार प्रश्न आता है अनसर्टेनिटी और एरर के बीच में क्या डिफरेंस है। एरर भी एक तरह से अनसर्टेनिटी ही है, लेकिन अनसर्टेनिटी माइनर एरर को कहा जाता है। एरर का डिफिनेशन होता है एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स ट्रू वैल्यू। जब हम कहीं रीडिंग लेते हैं तो उस मेजर्ड वैल्यू और उस रीडिंग का ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को एरर कहते हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दोनों टर्म सेम है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन और मेजर्ड वैल्यू ये दोनों टर्म्स सेम है। नेक्स्ट पॉइंट, एरर इन मेजरमेंट इज नॉट अ मिस्टेक। मेजरमेंट के अंदर में एरर आना कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर हम एक ही पॉइंट पे अलग अलग रीडिंग लें उसके बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है, तो एरर कोई मिस्टेक नहीं है। इट टेल्स हाउ एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट इज। एरर हमें यह बताता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वह कितना एक्यूरेट है। द मोर एक्यूरेट अ इंस्ट्रूमेंट इज द लेस एरर इन मेजरमेंट्स यू विल गेट। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, हमारे मेजरमेंट्स के अंदर एरर भी कम आएगा। टाइप ऑफ एरर, एरर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रैंडम एरर एंड सेकेंड है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर, दे अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। एक ही समय में सेम कंडीशन में अगर हमारे रीडिंग की वैल्यू डिफरेंट आती है तो उस तरह की एरर को हम रैंडम एरर करेंगे। इस कंडीशन में हम दो या दो से अधिक वैल्यू सेम कंडीशन में लेते हैं और उसका मीन निकालकर उसको हम मेजर्ड वैल्यू मान लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर, ऑल मेजरमेंट ऑफ अ particular quantity influenced equally and it produces different in reading। इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट सिस्टम के गलती के कारण इन्फ्लुएंस होता रहता है और हमें डिफरेंट रीडिंग मिलता ही है। इस सिचुएशन में हमें अपने सिस्टम का कैलिब्रेशन करवाना होता है। कैलकुलेशंस ऑफ एरर, एरर का कैलकुलेशन। फर्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। जो वैल्यू हमने मेजर्ड किया है उसके अंदर से अगर हम एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दे तो वह एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव एरर, डेल्टा आर। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होता है और परसेंटेज एरर हमेशा परसेंटेज में होता है। दो और महत्वपूर्ण टर्म्स है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सबसे पहले एक्यूरेसी जानते हैं। एक्यूरेसी इज अ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी वह टर्म है
जो बताता है कि हमारा मेजरमेंट वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। मान लीजिए हमारा ट्रू वैल्यू मुझे पहले से पता है जो कि 2.00 है, तो हम दो रीडिंग लेते हैं। एक्सपेरिमेंट वैल्यू 1 जो कि है 1.99 एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू 2 जो कि है 2.01। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है तो रैंडम का केस बनेगा और दोनों को हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। एवरेज बन जाएगा 2.00 जो कि ट्रू वैल्यू के इक्वल है, तो यह जो वैल्यू है ये एक्यूरेट है। सेकेंड एग्जाम्पल हम प्रिसीजन का लेते हैं। 2 और मोर वैल्यूज ऑफ द मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर। अगर मेजरमेंट के अंदर में 2 या 2 से अधिक वैल्यू एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उस सिचुएशन को हम प्रिसीजन कहेंगे। मान लेते हैं ट्रू वैल्यू 2.00 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फर्स्ट इज इक्वल टू 1.95 एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेकेंड इज इक्वल टू 1.93। यह भी रैंडम का केस है तो दोनों का एवरेज निकालेंगे जो होगा 1.94। तो 1.94 और ट्रू वैल्यू 2.00 दोनों के बीच में डिफरेंसेज 0.06 है। इस पिक्चर के सहायता से हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट केस के अंदर ये एक्यूरेट पोजीशन है। अगर इसके अंदर हमारा वैल्यू है तो एक्यूरेट होगा। तो फर्स्ट केस में क्या है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे सारे रीडिंग एक दूसरे के बगल में है, और एक्यूरेट इसलिए होगा क्योंकि यह जो पोजीशन है वो एक्यूरेट का पोजीशन है। सेकेंड केस में क्या आता है कि एक्यूरेट के पोजीशन पे हमारा रीडिंग नहीं है, लेकिन हमारा सारा रीडिंग एक दूसरे के करीब है जो कि एक्यूरेट से डिस्टेंस पे है, तो यह नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। थर्ड केस है जिसके अंदर एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। हमारा रीडिंग एक्यूरेट के आसपास है, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, लेकिन सारे रीडिंग एक दूसरे के करीब नहीं है, इसीलिए यह जो केस है यह एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज बनेगा। फोर्थ केस नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। इसके अंदर एक्यूरेट पोजीशन पे हमारा रीडिंग नहीं है, जबकि सारे रीडिंग एक दूसरे से बहुत दूर पे है, इसीलिए यह ना तो एक्यूरेट होगा और ना ही प्रिसाइज का केस होगा। सबक्लोज 3.8 वेरिफिकेशन एंड सबक्लोज 3.9 वैलिडेशन दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है। दोनों का डिफिनीशन एक समान जान पड़ता है, बट दोनों में डिफरेंसेज है। आइए दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। 3.8 वेरिफिकेशन, प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट अ गिवन आइटम्स फुलफिल्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का प्रोविजन जिसके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि गिवन आइटम जो है वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता। किसी लेबोरेटरी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं या सैम्पलिंग करते हैं, वो सब वेरिफिकेशन के अंदर ही आता है। तो हमारा जो मान लीजिए टेस्ट मेथड है वो किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता। जैसे लेबोरेटरी के अंदर में हम सैम्पलिंग करते हैं या फिर टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी एक तरह से वेरिफिकेशन ही करते हैं, जिसके अंदर हम यह देखते हैं कि हमने जिस आइटम को टेस्ट किया है वो पास है या पास नहीं है। इसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं, ये गिवन आइटम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है या नहीं करती। वैलिडेशन, वेरिफिकेशन where the specified requirements are adequate for an intended use। इस डिफिनीशन में वेरिफिकेशन की जगह पे हम वेरिफिकेशन का डिफिनीशन यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट अ गिवन आइटम्स फुलफिल्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। गिवन आइटम जो है वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है या नहीं। आगे where the specified requirements are adequate for an intended use, यानी यह जो specified requirement है वो पर्याप्त है हमारे intended use के लिए, यानी जो रिजल्ट हमें चाहिए उसके लिए यह specified requirement पर्याप्त है। Verification point 1, verification is the
process of confirming that a given specification is fulfilled. वेरिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा दिया गया स्पेसिफिकेशन फुलफिल्ड है या नहीं, इसको कंफर्म किया जाता है. वैलिडेशन पॉइंट 1. वैलिडेशन इज फॉर इंश्योरिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द implemented measurement process. वैलिडेशन implemented measurement process के acceptability को इंश्योर करता है. वेरिफिकेशन सेकेंड पॉइंट. आर वी यूजिंग मेथड राइट? क्या हम लोग मेथड का सही से यूज कर रहे हैं? वैलिडेशन पॉइंट 2. आर वी यूजिंग राइट मेथड? क्या हम लोग सही मेथड का यूज कर रहे हैं? तो वेरिफिकेशन में हम यह देखते हैं कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको सही से कर रहे हैं या नहीं, जबकि वैलिडेशन के अंदर हम यह देखते हैं कि हमारा मेथड वो सही है या नहीं. वेरिफिकेशन पॉइंट 3. वेयर एप्लीकेबल मेजरमेंट अनसर्टेनिटी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. जहां भी जरूरत हो हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को वेरिफिकेशन के अंदर में अकाउंटेंट करते हैं. Next point. The item may be, for example, a process, measurement procedure, material compound और measuring system. यह सब आइटम पे हम वेरिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. वेरिफिकेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ कैलिब्रेशन. कई बार क्या होता है कि वेरिफिकेशन ही कैलिब्रेशन लगने लगता है, लेकिन यह दो अलग अलग टर्म है. नॉट एवरी वेरिफिकेशन इज वैलिडेशन. हर वेरिफिकेशन वैलिडेशन नहीं होता, इसको भी ध्यान रखना है. इस पिक्चर को देखते हैं. फर्स्ट ब्लॉक में है कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सेकेंड ब्लॉक में स्पेसिफिकेशन, थर्ड ब्लॉक में प्रोसेस एंड लास्ट ब्लॉक में प्रोडक्ट. वेरिफिकेशन के अंदर में हम प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, जबकि वैलिडेशन के अंदर हम यह देखते हैं कि यह जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के नीड्स को और उसके एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता. इस पिक्चर में देखते हैं. मान लीजिए किसी कंपनी ने एक शर्ट बनाया, तो उसके अंदर अगर वेरिफिकेशन करना हो तो हम वेरिफिकेशन ऐसे करेंगे जैसे हम देखेंगे कि इसके अंदर 2 स्लीव्स है या नहीं है. इज इट साइज एल? यस. इज इट ब्लू? यस. आर एनी बटन्स मिसिंग? क्या इसके अंदर कोई बटन मिस तो नहीं है? तो इस सब को जो हम चेक करते हैं तो ये वेरिफिकेशन के अंदर आएगा. लेकिन वैलिडेशन के अंदर हम ये देखेंगे डज इट फिट? क्या यह कस्टमर को फिट आएगा? इज इट कंफर्टेबल टू ड्राइव इन? क्या इसको पहनने में हम कंफर्टेबल फील करेंगे? डज द कलर मैच माई आइज? क्या यह कलर मेरे आइज से मैच करता है? कैन आई अफोर्ड इट? क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इज इट गुड क्वालिटी? क्या इसका क्वालिटी अच्छा है? इसका मतलब ये हुआ कि वैलिडेशन हमेशा कस्टमर के नीड्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जबकि वेरिफिकेशन एक स्पेसिफिकेशन और प्रोसेस को ध्यान में रखकर किया जाता है.